सैम्पल पेपर्स आर ट्रूली वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बात तब समझ आती है जब एक बच्चे के स्कूल में उसका प्री बोर्ड एग्जैक्टली सीबीएसई के सैम्पल पेपर का आ पटकता है। फिर वो रियलाइज करता है काश मैंने सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट किए होते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। एंड आई एम योर एजुकेटर रीमा घई, और मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाती हूँ एसएसटी। भाई इस बार मैंने आप लोगों के लिए प्री बोर्ड्स का एक सब्जेक्टिव सेशन डाला। आप कमेंट्स जाके देख सकते हैं कि बच्चों के पेपर में क्वेश्चंस वहां से आए। मैंने आप लोगों के लिए प्री बोर्ड स्पेशल एक एमसीक्यू सेशन डाला। बच्चों के कमेंट्स अगेन आप जाके देख सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस आए। अब मैं ऑन डिमांड पेपर लेके आई हूं सीबीएसई का लॉन्च किया हुआ इस बार का 2025-26 का। बच्चों सैंपल देखिए, मैं अपने ऑफलाइन में भी जो मैं पढ़ाती हूं मैं उनको भी ये बात कहती हूं, मेरे पेड बैच के बच्चों को भी मैं बात कहती हूं, हर बार प्रिपरेशन करने की दो अप्रोचेस होती हैं बच्चों। सबसे पहली अप्रोच होती है कि आप याद करें चैप्टर वाइज, आई थिंक उसका समय अब जा चुका है। दूसरी अप्रोच होती है सैंपल पेपर वाइज, लेकिन उसके लिए आपको एकदम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और स्थिर रहना पड़ेगा कि अगर मैंने आज ये सैंपल पेपर उठाया है, मैंने इसको प्रैक्टिस किया है, तो मेरे को इसके सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते हों। अगर आपको क्वेश्चन सारे नहीं आते हैं, वो सैंपल पेपर करने का कोई फायदा नहीं। ये मैथ्स तो है नहीं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये एसएसटी है। जब आप एक पेपर अटेंड करते हो, आपको लगता है अरे 5 मार्कर तो पहली बार देखा है, चलो बुक खोलो और याद कर लो। उसी टाइम बुक खोलो और याद कर लो, तब फायदा होता है सैंपल पेपर्स करने का। आज की इस क्लास में हम सैंपल पेपर सिर्फ करेंगे नहीं, बल्कि पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। ये देखेंगे कि किस बुक में कितने कितने मार्क्स के किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे एक निकल के आएगा ब्लूप्रिंट, जो हमें हेल्प करेगा आगे आने वाले पेपर्स को प्रैक्टिस करने में। अब सैंपल पेपर्स की बात हो रही है तो एक सेकंड रुकना पड़ेगा तुम लोगों को। सैंपल पेपर्स की बात हो और मैं तुम्हारे लिए कोई सैंपल पेपर का रिकमेंडेशन ना लेके आऊं, तो इस बार आ गई हैं आपके लिए अभ्यास सीरीज की बुक्स, जिसके अंदर स्पेशली मेरे आशु सर के, उशांग सर के द्वारा बनाए गए पेपर्स हैं, स्पेशलाइज्ड पेपर्स जो बनते हैं अलग अलग स्कूल्स के प्री बोर्ड से, पुराने आए हुए पीवाईक्यू से, प्रॉपर इस बार के पैटर्न के हिसाब से सेट किए जाते हैं। तो इसके अंदर आपको मैथ साइंस एसएसटी का मिलेगा। इसका एक और वेरिएंट है जिसमें मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी पांचों सब्जेक्ट्स भी हैं। इसके अंदर आपको मिलता है बहुत कुछ, हर एक पेपर के इंडिविजुअल पेपर, जिससे आपको बिल्कुल भी आंसर देखने की हुड़क नहीं होगी। ह्यूमन नेचर है, हम लोग आंसर देखना शुरू कर देते हैं। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद आप इसे सॉल्यूशन बुकलेट से इसके कोड को मैच करके आंसर्स देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर के तीनों सेट्स के पेपर दिए हुए हैं। साथ ही साथ आपको दी हुई है एक रिवीजन फॉर्मूला बुकलेट, जिसमें मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक कलर असाइन कर दिया गया है। आप इसे आराम से हॉरिजॉन्टल शीट्स पे प्रैक्टिस कीजिए और नए लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, अरे बाबा मेरे बालों ने क्या कर दिया, नए लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग आंसर शीट में भी डिवीजन करके आपको पेपर करना होगा। सब कुछ मैं आज बताने वाली हूं आपको, सब कुछ डिकोड करने वाली हूं कि किस तरीके से सैंपल पेपर करना होता है। ये सैंपल पेपर मैं हमेशा इसलिए इंपॉर्टेंट कहती हूँ, वो बुक से वो फील नहीं आती जो एक पेपर से सॉल्व करने में आती है। प्रॉपर रोल नंबर का एरिया, आपको ऐसा लगेगा आप एक बोर्ड एग्जाम सॉल्व कर रहे हो अपने स्टडी टेबल पे बैठ के, टाइमर लगा के 2.5 घंटे का, 3 घंटे का नहीं 2.5 घंटे का टाइमर लगा के 15 मिनट रीडिंग टाइम ऐड करके आराम से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में जाके क्रॉस चेक कर सकते हो और आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल उसी पैटर्न से, जैसे मैथ्स का मेरे हाथ में है ये वाला आपका पूकी कलर दिया हुआ है, पिंक कलर का साइंस का पेपर दिया हुआ है, ये ग्रीन कलर का एसएसटी का पेपर दिया हुआ है, तो ऐसे ही इंग्लिश हिंदी के भी पेपर्स हैं। ये सब आपको असाइन किए गए हैं। ये आपके 2025-26 का सीबीएसई का सैंपल पेपर भी दिया हुआ है विद सॉल्यूशन। तो सब कुछ एक डब्बे में आपको आता है और आप आराम से इसको एक एक करके प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरे पूरे बुक्स उठा के घूमने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक एक पेपर लेना है और प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। अब बच्चों बात करते हैं सैंपल पेपर की। भाई सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप लोगों को देने होते हैं उसके अंदर, जब आप अपना सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो यू शुड गिव योरसेल्फ 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम, जिससे आपको हैबिट हो 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग टाइम। फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपने ऑफलाइन में मॉक टेस्ट लेती हूँ तो क्या होता है, 9 बजे रीचिंग टाइम होता है, 9:15 बजे उनको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
इसी पैटर्न के हिसाब से आप लोग कीजिएगा। क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 9:30 उनका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है, राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। ये टाइम चलता है 12 बजे तक, जिसमें मैं बच्चों को कहती हूं आप 11:45 तक पेपर पूरा लिख लो और रिवाइज भी कर लो। 11:30 तक, इवन 2 घंटे में आराम से हो जाता है। 11:30 चलो 45 तक। लास्ट के 15 मिनट में हमेशा कहती हूं आप आराम से मैप सॉल्व करो और दैट्स इट, दैट्स इट। 2.5 घंटे में आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद भी आपका आधा घंटा आराम से बचेगा। अगर आपकी यहाँ पे रिवीजन रह भी जाती है तो आप लास्ट में आधा घंटा पूरा रिवाइज कर सकते हो, जो आपने छोड़ा है वो कर सकते हो। अब बारी आती है लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर शीट को भी, जो पन्ने होते हैं उसको भी बांट देना है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी में। जैसे सेक्शन ए आपका हिस्ट्री का होता है तो उसमें आप पूरा का पूरा हिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको हिस्ट्री का 1-2 सवाल नहीं आते हैं, आप उसके लिए 2 पन्ने छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। 2 पेजेस छोड़ दीजिए ताकि बाद में आपको याद आ जाए तो आप उसी सेक्शन के नीचे जाके लिखें। क्योंकि सीबीएसई के अनाउंसमेंट में साफ साफ लिखा है कि अगर आप गलती से किसी और सेक्शन का पेपर किसी और सेक्शन में कर देते हो तो आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाएंगे। इस चीज का खास ख्याल रखना। तो जब आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब अगर आप मेरे साथ सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने आए हो तो आपको सबसे पहले निकालनी है हॉरिजॉन्टल शीट। अगर आपके पास आज नहीं है तो मैं आपको बोल रही हूं, प्रॉमिस करो कमेंट्स में, अब आप ले लोगे एक आंसर शीट्स का पैकेट, आप ले लोगे, किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाता है, रजिस्टर भी मिल जाता है। अब तो रजिस्टर भी आता है पूरा हॉरिजॉन्टल शीट्स का, उसमें से पिन पेज फाड़ फाड़ के भी आप कर सकते हो। प्रॉपर आप मार्जिन बना लोगे और आप बैठोगे पेपर सॉल्व करने, बिल्कुल टाइमर साथ में रख के। मैं यहाँ पे पूरा पेपर डिस्कस करूंगी। ऑब्जेक्टिव आप मेरे साथ कर सकते हो, सब्जेक्टिव के हम हिंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन सुनने के बाद आप इसे खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपके लिखने का वेट करूंगी तो ये बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। ये लंबा ना हो, आप लोगों का समय व्यर्थ ना हो, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्डेड कराने वाली हूं, इसीलिए मैं इसको रिकॉर्डेड डाल रही हूं। वरना मैं लाइव करा लेती, 3 घंटे 4 घंटे में आराम से एक पेपर को सॉल्व करते। टाइम इज मार्क्स फॉर यू। बड़े लोगों के लिए टाइम इज मनी होती है, तुम लोगों के लिए टाइम इज मार्क्स। तो मार्क्स के लिए टाइम का खोटी बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सेक्शन ए हिस्ट्री की। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हैं वो जानते हैं, मेरे ऑफलाइन में मैंने पेपर सॉल्व कराया था डीएवी पब्लिक स्कूल, बहुत बड़ी चेन है। प्री बोर्ड एग्जैक्टली यही पेपर आया है, एग्जैक्टली यही पेपर आया उनका, सेम, एवरीथिंग इज सेम, मैप सेम, एमसीक्यू सेम, सब कुछ सेम। That is the importance of doing sample papers. My students are doing multiple sample papers of multiple schools. प्री बोर्ड्स कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के स्कूल्स के, एंड लिटरली किसी का सेक्शन ए मैच हो रहा है, किसी का सेक्शन डी मैच हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मैच हो रहे हैं उनके एमसीक्यूज, मैच हो रहे हैं उनके मैप मैच हो रहा है। तो ऐसे ही शफल करके चलता है भैया सब कुछ। अभ्यास का पेपर आ रहा है भैया, क्योंकि अभ्यास सीरीज इस बार नहीं आई है। ये जो बुक है ये इस बार न्यू लॉन्च हुई है, तो स्कूलों वालों की नजर है इसके ऊपर कि बच्चे तो भैया अभी तक इसके बारे में जान नहीं रहे होंगे, उनको क्या पता कि बच्चे तो ले चुके हैं, लेकिन इसमें से पेपर आ रहे हैं भाई एग्जैक्टली सेम टू सेम। तो भाई ले लो, क्योंकि ये जो नामी गिरामी किताबें हैं इनके तो सबको पता होता है, लेकिन ये किताबें ले लेंगे ना तो टीचर्स को भी आसानी है प्रिंट कराने में, ये सब ले रहे हैं वो। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेक्शन ए के साथ। सेक्शन ए में हिस्ट्री आने लगी है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे हिस्ट्री में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले सेक्शन ए हिस्ट्री विल बी ऑफ 20 मार्क्स, जिसमें 2 मार्क्स के आपके 2 मार्क्स का आपका मैप होगा, 2 मार्क्स का आपका मैप होगा, और अराउंड 4, 1 2 3 4 5 4, हाँ 4 आपके इसके अंदर एमसीक्यू होंगे, 4 मार्क्स के आपके एमसीक्यू होंगे। ये सब आप लिख लेना। अभी आगे मैं 2 मार्कर कितने होंगे, एक 2 मार्कर होगा, 2 मार्कर एक होगा, यानी कि ये हो गए आपके 1 into 4, 2 into 1। हाँ आओ देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहला सवाल आपके सीबीएसई सैंपल पेपर में आता है, ये वाला एमसीक्यू, जिसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। बच्चों मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक ना एक मैचिंग का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो इको से आए, चाहे वो हिस्ट्री से आए, चाहे वो सिविक्स से क्यों ना आए। तो भैया इसके अंदर आपको मैच करना है फ्रेडरिक सॉरियो कौन थे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या दिखाती है, आगे पड़े हुए वो जो फ्रेडरिक सॉरियो की एक इमेजिनरी इमेज थी उसके आगे जो पड़े हुए टुकड़े हैं वो क्या हैं फोरग्राउंड में, और सोरियोस की यूटोपियन विजन। तो मैच करेंगे। फ्रेडरिक सोरियो थे एक फ्रेंच आर्टिस्ट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाती है इनलाइटमेंट, फोरग्राउंड में पड़े हुए हैं एब्सोल्यूट्स के रिमेनिंग्स, और सोरियो की जो विजन था वो था डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो जाए। तो ए का 4, ए का 4, ए का 4,
बी का 1, बी का 1, बी का 1, सी का 2, सी का 2, सी का 2, ये रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द लीडर, जिसकी पिक्चर बनी हुई है। तो भाई साहब ये पिक्चर बनी हुई है बाल गंगाधर तिलक जी की, प्रणाम करो सभी लोग, बाल गंगाधर तिलक जी की, जिन्होंने केसरी न्यूज़पेपर भी लिखा था मना करने के बाद भी, जिसके बाद उनको जेल भी हो गई थी। इसके बाद ये कुछ वो था जो विजुअली इंपेयर्ड के लिए होता है। विच वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी क्यों बनाई गई थी? टू आस्क फॉर पूर्ण स्वराज, टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, टू आस्क फॉर डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया, टू अपोज साइमन कमीशन। ये क्यों बनाई गई थी बच्चों? स्वराज, यस यस, टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। स्वराज बनाई गई थी टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। ठीक है जी, अगला सवाल है तीसरा। Thousands of people fled Europe for America in the 19th century due to, लोग क्यों अमेरिका चले गए थे, क्या कारण था? क्योंकि वहां पे हो गई थी बहुत सारी गरीबी और डेडली डिजीजेस, जिसके कारण लोगों को जाना पड़ा था। याद है स्मॉल पॉक्स काफी फैल गया था। चलिए, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने एक कहानी कही थी, एक लाइन कही थी, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। व्हाट डज ट्रेम्बल मीन्स है? बच्चों एक बात और ऑब्जर्वेशन बता रही हूं मैंने ये मल्टीपल प्री बोर्ड्स में भी देख लिया है स्कूलों के, कि एक ना एक मीनिंग वाला क्वेश्चन आ रहा है। आपको स्टेटमेंट दे दी, उसमें से मीनिंग बताओ, इस वर्ड का मीनिंग बताओ। चाहे कभी प्लेबिसाइट आ रहा है, कभी टायरेंट्स आ रहा है, ऐसे मीनिंग पूछ रहे हैं वो। कभी वो जो था इंक्विजिशन आ रहा है, कभी सिविक्स में से ऐसा आ रहा है। तो एक ना एक मीनिंग वाला क्वेश्चन भी इस बार आ रहा है, जो पहले नहीं आया कभी भी। पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन नए सवाल करना भी इस बार के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु आर, अच्छा अगर आप लोगों को मल्टीपल स्कूल के पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में प्री बोर्ड लिंक जरूर लिख देना। मैं गूगल ड्राइव का एक लिंक डाल दूंगी जिसके थ्रू आप अराउंड 10 पेपर्स अलग अलग स्कूलों के एक्सेस कर पाओगे। मैं ऑफलाइन में, मेरा बैच 50 से 70 बच्चों का है, जिसमें अगर कोई एक स्कूल के भी 3-4 बच्चे हैं तो तब भी मेरे पास 30-40 स्कूलों के पेपर आ जाते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। माउंट आबू स्कूल का बहुत बेहतरीन पेपर है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, DIPS का, हिमालय का, अलग अलग स्कूल्स के पेपर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो वो जरूर लिख देना प्री बोर्ड लिंक। ओके, टायरेंट्स कौन है भाई इसके अंदर? टायरेंट्स, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आपको याद हो मार्टिन लूथर किंग की कहानी के बाद की बात थी, तो यहाँ पे मोनार्की और चर्च के लोगों को टायरेंट्स कह रहे हैं। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की और चर्च जो रूल कर रहे हैं। भाई ये सवाल वेरी वेरी रेपिटेटिव सवाल है, सिर्फ इसी पेपर का नहीं, बहुत सारे पेपर का, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड से सवाल 2 नंबर का आ रहा है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है भाई, मैंने ये जो ऑब्जर्वेशन है मेरी, मैं यहाँ पे लिख रही हूं। मैंने ग्लोबल वर्ल्ड से, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से 2 मार्कर्स बहुत पेपर में देखे हैं, बहुत पेपर में देखे हैं मैंने 2 मार्कर्स। तो क्वेश्चन कह रहा है सिल्क रूट एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स इन द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन। ये सवाल किसी भी मैनर में आ रहा है, किसी भी भाषा चेंज करके आ रहा है, लेकिन आंसर बच्चों यही आएगा कि 2 एग्जाम्पल के साथ आपको इसको बताना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या क्या आप ट्रैवल करवा रहे थे, जैसे कि चाइनीज पॉटरी जा रही थी, स्पाइसेस जा रहे थे, टेक्सटाइल्स जा रहे थे, प्रीशियस मेटल्स आ रहे थे, उसके बदले आ रहे थे। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप कल्चर की बात करोगे, जैसे कि बुद्धिज्म इंडिया से कई जगहों पे गया और फिर क्या आया, क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियन मिशनरीज आए। तो हमने 3 पॉइंट्स में बांट दिया। आपको एग्जाम्पल पूछा, आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं, लेकिन सबसे पहले हमने बात करी ट्रेड के बारे में, जिसमें आपने चाइनीज पॉटरी, आपने स्पाइसेस डाल दिए। फिर आपने कल्चर की बात कर ली, जिसमें बुद्धिज्म आ गया। फिर आपने वहां से आने, जैसे इसमें पहले जा रहा है स्पाइसेस, प्रीशियस मेटल्स आ रहे हैं, बुद्धिज्म जा रहा है, क्रिश्चियनरी आ रहे हैं। तो ये आपने पूरा का पूरा ट्रेड की बात कर ली। क्या कर ली? ट्रेड की बात कर ली आपने इसके अंदर पूरी की पूरी। ये बेटा क्लियर है ना? हाँ, आपने इसके अंदर ट्रेड की बात कर ली, ठीक है भाई। ये सब हिलता क्यों जा रहा है? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, इसी के और में आया हुआ है
कह रहे समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ एंड डेथ। कुछ क्रॉप्स लाइफ और डेथ की कहानी सुना देती हैं। गैस कर पा रहे हो कौन सा सवाल है ये है उस प्यारे पोटैटो, हम्बल पोटैटो का सवाल, हम्बल पोटैटो का। बच्चों कई बार क्या होता है, पोटैटोज जैसी क्रॉप जो थी उन्होंने लाइफ और डेथ का डिफरेंस किया, क्योंकि जब आयरलैंड में हम्बल पोटैटो का इन्वेंशन हुआ तो उन लोगों के लिए वो मीट का सब्स्टिट्यूट बन गया, चिकन का सब्स्टिट्यूट बन गया। आयरलैंड के पुअर पेजेंट्स उस पर इतना डिपेंड हो गए, इतना डिपेंड हो गए कि जब पोटैटो क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी बाय द डिजीज, थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स जो थे वो भुखमरी के कारण मर गए थे, वो भुखमरी के कारण मर गए थे। इसमें एक और सवाल आता है बच्चों सिल्क रूट वाले से कि नॉट ओनली ट्रेड एंड कल्चर, फूड ऑल्सो ट्रेवल द वर्ल्ड, जिसके अंदर आप वो स्पेगेटी वाला एग्जाम्पल देते हो, पास्ता वाला एग्जाम्पल देते हो, खाने पीने के एग्जाम्पल देते हो, जिसके अंदर आप वो वाला भी आता है 2 मार्कर में, वो वाला भी आ जाता है। तो ये चैप्टर जेन्युइनली मैं बताऊं तो ग्लोबल वर्ल्ड 2 मार्कर्स में आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, 2 मार्कर में आएगा। तो आप इसके क्वेश्चंस को 2 to 3 पॉइंटर्स में ही याद कीजिए। प्री बोर्ड स्पेशल एक सीरीज है, एक पूरा सेशन है जिसमें इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉप 4 क्वेश्चंस डाले हैं, उसके बाहर से कुछ नहीं आ रहा है बच्चों का कुछ नहीं आ रहा है, विश्वास करके देखो कुछ नहीं आ रहा है। दोस्तों को बांट के देखो ये सेशन, वो खुश हो जाएंगे, तुमको थैंक यू बोलेंगे, तुमको पुच्ची कर देंगे, तुमको हग्गी पालेंगे वो। हाँ अच्छा जी, 3 मार्कर क्वेश्चन है। अब भैया ये तो डाइसी है, 3 मार्कर से क्या आएगा, या तो यूरोप आएगा या इंडिया आएगा, क्योंकि मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि प्रिंट कल्चर से केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। यस, मेजॉरिटी ऑफ पेपर्स में, क्योंकि प्री बोर्ड्स भी इसी के बेसिस पे बन रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही फाइनल्स में ऐसा ही होगा, बदल सकता है सब कुछ, लेकिन इसी के बेसिस पे प्री बोर्ड्स बन रहे हैं और उसके बेसिस पे ही प्रिंट कल्चर से आपको वो दे रहे हैं। हाँ, इसमें भी प्रिंट कल्चर से ही आया हुआ है। चलिए, कह रहे हैं अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का क्वेश्चन है, 5 नंबर का बनता है, इसमें 3 नंबर का आया हुआ है। तो आराम से हम इसमें एग्जांपल्स देके बता सकते हैं, जिसमें आप 5 एग्जांपल आराम से दे सकते हो। फिगर इमेज, जिसमें आप भारत माता को एक्सप्लेन करते हो, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग बनाई थी, री इंटरप्रेट किया था। सॉन्ग्स की बात कर सकते हो, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का वंदे मातरम, अंडरलाइन कर सकते हो ना आप, ऐसे हेडिंग्स बना सकते हो, हेडिंग्स और अंडरलाइनिंग, जैसे मैंने पीछे आपको अंडरलाइनिंग कर दी जो इंपॉर्टेंट है, जहां हेडिंग्स नहीं बन रही वहां हाईलाइटिंग कर दो। उसके बाद आप लिख सकते हो भैया फोकलोर्स, फोकलोर्स मतलब पुराने गीत, पुरानी कहानियां, जिससे आप अपनी हिस्ट्री को बताते हो लोगों के सामने। इसके बाद आपका आ गया फ्लैग आ गया, फ्लैग की भी आप कहानी बता सकते हो कि भैया स्वदेशी फ्लैग, स्वराज फ्लैग, फिर उसके बाद इंडियन फ्लैग आया। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिशर्स तो हमारे देश के बारे में भिखमंगा देश, ऐसी ऐसी बातें लिख के गए थे, तो हमने उसको क्या किया था, री इंटरप्रेट किया था, हमने उसको दोबारा से लिखा था, अपनी हिस्ट्री को दोबारा से मेंशन किया था। अब बच्चों 3 मार्कर में भी और एक आ रहा है आपके पास, और सब में ही दिखे हैं इस वाले पेपर में। तो इसमें क्या आ रहा है, सॉल्ट मार्च एक इफेक्टिव सिंबल बना रेजिस्ट करने का, कॉलोनिज्म मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाने का, ये एक अच्छा सिंबल बना। आइए बताइए इसके रीजंस। तो आप जानते हैं कि एक इफेक्टिव सिंबल था बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। ये आपका हो गया इंट्रोडक्टरी पॉइंट, और यहां से फर्स्ट है, गांधी जी ने सॉल्ट को एक पावरफुल बॉन्ड माना, क्योंकि एक ऐसा इंग्रेडिएंट था, एक ऐसी चीज थी जो गरीब अमीर सब इस्तेमाल करते थे अपनी डेली लाइफ में, was consumed by all the rich and poor alike। ऐसा नहीं है कि रिच लोगों के तौर तरीके अलग है नमक को यूज करने के लिए और गरीबों के अलग, नहीं, सबका सेम था। दूसरा जी, इनका लेटर टू विस्योसरी इरविन, जिसमें इन्होंने 11 डिमांड लिखी थी। 11 डिमांड में इन्होंने कहा भाई सॉल्ट पे से टैक्स हटा दे बिडू, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगा। इरविन जी ने कहा अबे टकलू गंजू गिट्ठू, तू क्या कर लेगा मेरा, चल निकल, तेरी अल्टीमेटम से मैं नहीं डरता। बस फिर छोटा समझ के क्या कहते हैं उसको, फायर है मैं, फायर। गांधी जी ने भी यही डायलॉग दिया होगा कि पुष्पा सुन के भैया, गिट्ठा देख के भैया मुझे वीक समझा क्या, फायर है मैं। निकल गए भैया, झुकी कमर, शरीर पे धोती, सर पे ना बाल, लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, पहुंच गए भैया साबरमती से दांडी, और कर दिया नमक को चुटकी भर में, चुटकी भर नमक तोड़ दिया सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि कंट्री में बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट को तोड़ा, लॉ को तोड़ा, सॉल्ट को तोड़ा और मैन्युफैक्चर किया सॉल्ट, जिसमें विमेन्स भी काफी ज्यादा
फॉलोअर्स थी। यस, कोई भी 3 पॉइंट्स आप लिख सकते हो, कोई भी 3 पॉइंट्स। अच्छा जी, अब आएंगे यूरोप पे भैया, यूरोप पे प्यारे से क्यूटी से। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहील और रेवोल्यूशन, बट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। नेशन स्टेट्स यूं चुटकियों में नहीं बन गए थे, बल्कि बहुत समय लगा था। आराम से 5 नंबर में बताएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिटेन की, यहाँ पे बात की जा रही है ब्रिटेन की, तो पूरा का पूरा ब्रिटेन की कहानी लिख देंगे बच्चों। मुझे पता नहीं क्यों ये ब्लर सा क्यों, लिख देंगे ब्रिटेन की कहानी। तो भैया ब्रिटेन में नेशन स्टेट एक रिजल्ट था सबन अपहील का या रेवोल्यूशन का नहीं, बल्कि यहाँ पे डिविजन्स थी लोगों की, सच एज इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और इरिश। 4 तरीके के कल्चर एथनिक थे यहाँ पे। इंग्लिश वाले इंग्लैंड के, स्कॉटिश वाले स्कॉटलैंड के, इरिश वाले आयरलैंड के, वेल्श वाले वेल्स के। सबसे पहले इंग्लैंड वालों ने धावा बोला स्कॉटलैंड वालों को। एक्ट ऑफ यूनियन के तहत 1707 में स्कॉटलैंड वालों को अपनी तरफ खींच लिया, ये वादा करके कि हम तुम्हें तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी गैलिक भाषा बोलने देंगे। लेकिन बच्चों उनको धोखा दिया था, कुछ भी ऐसा करने नहीं दिया था। जब वो साथ आए ग्रेट ब्रिटेन तो फॉर्म हो गया, लेकिन उनको सप्रेस किया गया, दबाया गया, डोमिनेंट हो गए वो लोग इन पे। चलो जी, इसके बाद देखो ना, उनकी गैलिक भाषा नहीं बोलने देते थे, उनको उनके कपड़े नहीं पहनने देते थे, और जो भी अगर आगे से प्रोटेस्ट करता था उनको अपनी कंट्री छोड़ के जाने को बोल दिया जाता था। फिर भैया ये लोग गए आयरलैंड के पास, इन्होंने कहा आयरलैंड हमारे तो खून में है डिवाइड एंड रूल करवाना। आयरलैंड में भी भैया कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में कोल्ड वॉर टाइप चल रही थी। प्रोटेस्टेंट लेस इन नंबर थे, कैथोलिक्स मेजॉरिटी में थे, तो इन्होंने माइनॉरिटी को पकड़ा और उनको और मैनिपुलेट किया प्रोटेस्टेंट्स को। प्रोटेस्टेंट्स इनकी बातों में आ गए। वॉल्फ टोन जी के नाम के इंसान ने इनको बोला भी, भाई इनकी बातों में मत आओ, ये तुम्हें भैया तोड़ना चाह रहे हैं। बट प्रोटेस्टेंट्स नहीं माने और वो घुस गए भैया किसके पास, इंग्लैंड वालों के पास, ग्रेट ब्रिटेन के पास। बस फिर फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया 1801 में आयरलैंड को भी, और पूरा ब्रिटेन बन गया ग्रेट ब्रिटेन। एंड फाइनली ब्रिटिश का नेशनल एंथम आ गया, गॉड सेव आवर नोबल किंग। इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिवली प्रमोट की गई और यूनियन जैक फहराया गया, नेशनल फ्लैग। ये जरूर मेंशन करना, एक इनका नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग और यूनियन जैक, ये जरूर मेंशन करना दोनों चीजें। ठीक है मेरा बेटा, ठीक है मेरा बेटा। चलिए आगे चले, फिर आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द ट्रेटी ऑफ वियना। अच्छा जी, यहाँ पे 2 सवाल क्यों आए हुए हैं भाई? 7वें का ए, अच्छा 7वें का बी भी तो आएगा, 7वें का बी है ना, और है। हाँ भैया, द ट्रेटी ऑफ वियना वाज ड्रॉन इन 1815। बिल्कुल जी, बार्प के बीच में हुई थी जी, मुझे पता है जी। अच्छा जी, इनमें इन्होंने बहुत सारी चीजें अंडू कर दी थी जो नेपोलियनिक वॉर के टाइम पे हुई थी। बताओ भाई क्या क्या प्रोविजंस थे। वाह भाई वाह, 5 नंबर में दिया ट्रेटी ऑफ वियना। तो भैया पहली बात, सबसे पहली चीज मेरे ख्याल से आपको इसमें सबसे पहले मेंशन करना चाहिए कि ये किसके बीच में साइन हुआ था, जो कि अच्छा ये आंसर की, ये सीबीएसई की है, ये मैंने खुद से नहीं बनाई है, ताकि आपको पता चले आंसर में क्या लिखा जा रहा है। बट मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी, प्लीज आप जरूर मेंशन करना कि ट्रेटी ऑफ वियना साइन की गई थी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया के द्वारा इन 1815। अब जी इसमें क्या किया गया था, सबसे पहले इन्होंने कहा था कि बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दो, यानी कि मोनार्की को वापस ले आओ, क्योंकि सारे कंजर्वेटिव्स बैठे थे और कंजर्वेटिव्स को तो वैसे ट्रेडिशन मोनार्की से बड़ा प्यार था। इन्होंने कहा कि क्या करो, सबसे पहले मोनार्की वापस लेके आओ। इसके बाद इन्होंने क्या किया, सीरीज ऑफ स्टेट सेटअप कर दिए फ्रांस के इर्द गिर्द, ताकि वो और एक्सपैंड ना कर पाए। आप इतना भी लिख सकते हो, अगर आपको एग्जांपल्स नहीं आते, अगर आते हैं तो आप मेंशन कर सकते हो। जैसे नॉर्थ में नीदरलैंड चला गया, बेल्जियम आ गया, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन वाइज आप बता सकते हो। इसके बाद प्रूशिया को भी कुछ पार्ट दिया गया, जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स की कर दी गई, वो नेपोलियन ने जो अनटच छोड़ी हुई थी। इन द ईस्ट रशिया को कुछ पार्ट दिया गया। मेन इंटेंशन क्या था, मोनार्कीज को रिस्टोर करना, जो नेपोलियन ने हटा दी थी, डिक्टेटरशिप लेके आया था ना वो रिस्टोर करना इनका मेन एम था। ठीक है जी। देखो अगर 3 नंबर में आता है तो आपको बिल्कुल डायरेक्शन वाइज कुछ नहीं लिखना, लेकिन 5 में आ जाता है तो लिखना पड़ता है,
कि कौन कौन सा स्टेट्स कहाँ कहाँ पे सेटअप किया गया। ये मैं भैया हार्श ट्रूथ है, पहले ही बता दूं कि हाँ ऐसा होता है। अगला है भैया, आपको आ रहा है प्रिंट कल्चर से एक केस बेस्ड, यहां पे आ जाए तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है अभी, एक 2 मार्कर है, एक ही 3 मार्कर है और एक ही 5 मार्कर है और एक केस बेस्ड है 4 मार्कर। तो अगर देखा जाए तो 4 नंबर के एमसीक्यू, 4 नंबर का केस बेस्ड, 2 नंबर का मैप, 10 नंबर तो यही हो गए भाई, 10 नंबर तो यही हो गए। 2 नंबर का मैप तुम्हें पक्का सही करवाऊंगी, मैं कह रही हूं तुमको पक्का सही करवाऊंगी। मैप का सेशन डाला हुआ है, देख लो ना। गलती हुई, सॉरी गलती बिल्कुल नहीं होगी बिल्कुल गलती नहीं होगी ना, सही हुआ तो मुझे बताना, मैं ये बोलना चाह रही थी। हाँ 10 नंबर तो ऐसे ही पक्के हो जाएंगे तुम्हारे बिल्कुल आराम से। एमसीक्यू तुम सारे सही करोगे, जितने एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे सही ही होंगे, मैं कह रही हूँ। अब बचते हैं 10 नंबर, जिसमें एक 3 नंबर का सवाल है, एक 2 नंबर का सवाल है, एक 5 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का मान के चलो इंडिया से आ रहा है, 2 नंबर का मान के चलो ग्लोबल से आ रहा है, और 5 नंबर का मान के चलो यूरोप से आ रहा है। ये मान के चल लो बस। केस बेस्ड, हाँ न्यूज़पेपर वाले से आ रहा है भैया केस बेस्ड, वर्नाकुलर एक्ट से आ रहा है। आओ देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं मेन रीजंस बताओ कृष्णा जी ने न्यूज़पेपर्स क्यों पब्लिश किए। तो भाई कृष्णा जी चाहते थे कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किए थे, न्यूज़पेपर्स छापने शुरू किए थे। हाउ वाज द टास्क ऑफ नेटिव न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल एसोसिएशन सीन आइडेंटिकल टू द रोल ऑफ ओपोजिशन। भाई यहां से कम आता है लेकिन यहां से आया हुआ है, न्यूज़पेपर्स वाले पैराग्राफ से 2-3 नहीं बल्कि ज्यादा स्कूलों में ही आया हुआ है इस पोर्शन से। तो भाई ओपोजिशन को कैसे हुआ, मीडिया ना गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती थी लेकिन लोकल न्यूज़पेपर्स भैया इनकी धज्जियां उड़ा देते थे, तो इसलिए इन्होंने हेल्प की। अच्छा जी रीजन बता दो न्यूज़पेपर्स की पॉपुलैरिटी का। रीजन यही थे कि भाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो भी हो रही थी वो लोगों के सामने आ रही थी, लोग ज्यादा से ज्यादा रीडर्स बन रहे थे न्यूज़पेपर को रीड करने के, दैट्स इट, अच्छे से प्रेजेंट किया जाता था। अब आ जाते हैं मैप पे, अब आ जाते हैं हम मैप पे। मैप क्या कह रहा है बच्चों, मैप कह रहा है कि आपको यहाँ पे दो, अच्छा पहली बात तो हिस्ट्री के मैप में मार्क्ड आएगा, तो मार्किंग की तो टेंशन गई भाड़ में, नहीं आएगा मार्किंग करना। उसके बाद भी भैया सत्याग्रह के 3 आ रहे हैं आपके मूवमेंट्स, सेशंस में आपका मद्रास वाला, नागपुर वाला और आपका कोलकाता वाला आ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ओए क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये रहा, द प्लेस वेयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड, ए पार्ट। तो आपको दिख रहा है ए पार्ट कहाँ मार्क्ड है, ए पार्ट यहाँ मार्क्ड है, ए पार्ट यहाँ मार्क्ड है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, दांडी, यहाँ पे क्या है, दांडी, दांडी से ही सीडीएम की शुरुआत हुई थी सॉल्ट लॉ ब्रेक करके। द सिटी वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन सेप्टेम्बर। भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ये बात याद रखना, सितंबर में कोलकाता एससी, सितंबर कोलकाता, दिसंबर नागपुर, दूसरा तो नागपुर ही होगा। प्लस यार थोड़ी बहुत तो अकल होनी चाहिए तुम्हारे को कि क्या है यहाँ पे मार्क्ड, ये क्या मार्क हो रखा है, कैलकाटा, ठीक है, ठीक है, हाँ वो मिस्टेक नहीं है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन ऑफ, ये इंडिया से आता है 2 मार्क का मैप, नेशनल वुमेन इंडिया से, और कहीं से मैप नहीं आता है। ये था हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री का सेशन। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन की तरफ जो कि है जियोग्राफी का सेशन। लेट्स बिगिन दिस। अब हम यहाँ पे साथ साथ लिखेंगे इसकी ऑब्जर्वेशंस। भाई देखो इसके अंदर ना जो एमसीक्यूज आते हैं वो आते हैं 6, इसके अकॉर्डिंग, इस सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग बात कर रही हूं, 6 एमसीक्यूज हैं। और फिर हम देखेंगे 2 मार्कर कितने हैं, 3 मार्कर कितने हैं, 5 मार्कर कितने हैं, मैप कितना है। मुझे जहां तक याद आ रहा है 3 मार्कर था ही नहीं इसके अंदर, और क्या केस बेस भी है, इसका केस बेस भी नहीं होता है। मैप तो इसका 3 नंबर का आता है, ये मुझे पता है, 3 मार्क्स का 3 मार्क होता है एक एक नंबर का, तो 3 नंबर के मैप होते हैं।
तो 9 नंबर तो तुम्हारे यहां से भी हो गए अगर तुम सही से कर दो, लेकिन एमसीक्यू ज्योग्राफी के क्रैक करने इतने आसान नहीं होते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू सवाल है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट टू कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल डेवलपमेंट। भैया क्या जरूरी है रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए ताकि वो ओवरऑल डेवलपमेंट भी करे। टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स अलोन इज एनफ। भैया रिसोर्स का होना ही बहुत है। फॉरेन इन्वेडर्स या गवर्नेंस का होना जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और इंस्टीट्यूशनल चेंज का होना जरूरी है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स से सिर्फ कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो बच्चों जहां तक आप लोगों को मैंने बताया था कि इसके जो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं कि क्या होना चाहिए इसके अंदर, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड होना चाहिए और इंस्टीट्यूशन में रेगुलर मैनर में अपग्रेडेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, सी पार्ट। अगला सवाल है भैया सॉइल की क्लासिफिकेशन। बच्चों सॉइल से सब्जेक्टिव नहीं आता, एमसीक्यू आता और वो भी गेसिंग वाला। भाई देखो, एलिवियल सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर, पैडी, व्हीट, अदर सीरियल। कॉटन कौन सी सॉइल उगाती है और केश्यू नट कौन सी सॉइल उगाती है, आपको बताना है। तो भाई आपको पता होना चाहिए पहली बात तो ये कि रीगर सॉइल यानी कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेहतरीन है। तो एक तो ए पार्ट में से हो सकता है, एक डी पार्ट में से हो सकता है। अब केश्यू नट, काजू, काजू कौन सी सॉइल उगाती है? क्या रेड सॉइल उगाती है या लेटराइट सॉइल उगाती है? तो बेटा जी केश्यूज उगते हैं लेटेराइट सॉइल में, जिसकी वजह से इसका आंसर बनता है डी पार्ट। तो ये बस 1 मार्कर में गेसिंग आ जाती है, जिसके लिए मैंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के 1 शॉट में प्रॉपर टेबल्स दिए हुए हैं जो आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, a total of 628 tigers died in India during the past 5 years due to natural causes and other reasons, including poaching, according to government data. Poaching का मतलब होता है पकड़ के उनका ट्रेड करना। Meanwhile, 349 people were killed in tiger attacks during this period. अच्छा जी, टाइगर्स ने भी 350 लोगों को मार दिया भाई 349 को, with one state alone recording 200 deaths. Which of the following is the most significant indirect consequence of poaching on the tiger population? पोचिंग करने का इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? पोचिंग करने से क्या इफेक्ट पड़ता है? रिडक्शन इन द प्रे स्पीशीज, ड्विंडलिंग, ड्विंडलिंग मतलब होता है कम होना, टाइगर्स फूड सप्लाई, भूखे रह जाते हैं टाइगर्स, या फिर उनको जो जिनको ये खाते हैं वो मरते चले जा रहे हैं। इंक्रीज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट, ऐसा तो नहीं है। राइज इन द टाइगर पॉपुलेशन, बिल्कुल नहीं। टूरिज्म रेवेन्यू कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं। पहला रिडक्शन इन प्रे स्पीशीज एंड ड्विंडलिंग ऑफ टाइगर्स फूड सप्लाई, टाइगर्स फूड सप्लाई। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट के बेसिस पे आपको बताना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो लाइकली अप्लाई टू प्लेसेस लाइक जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरला। ओके जी, these places mostly have forests managed as reserved or protected forest. They rely on unclassed forests and local community management for forest conservation. They have forest resources and primarily focus on industrial development. या फिर यहाँ पे there are no classified forests and forest management is entirely left to private ownership. इन 3 स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से क्या है, ये प्लेसेस क्या है इन के अकॉर्डिंग, इन जगहों पे क्या क्या मिलता है? कमेंट्स आ रहे हैं? भाई तुम्हें लगे मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ, कोई बैठा है, कुछ है? भाई स्क्रीन होती है हमारी, यहाँ पे सामने कैमरा, यहाँ पे स्क्रीन। तो एक आदत है कि हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज आ रही है ना, ये बार बार चेक करने की आदत रहती है। हाँ बेटा जी कुछ भी नहीं है इसमें से, तीनों के तीनों एरियाज में अगर हम बात करें तो क्या होता है, सॉरी क्या होता है, इन जगहों पे मोस्टली फॉरेस्ट मैनेज होते हैं एज रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड। रिजर्व्ड यानी कि कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता, प्रोटेक्टेड अगेन ये दोनों आते हैं परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी में, और इन सभी जगहों पे परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। Which of the following states has made rooftop rain water harvesting compulsory? बॉक्स में था ये वाटर रिसोर्सेज के, कंपलसरी कौन करता है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ओके ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ 6 आते हैं ना इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट इवैल्यूएट द ओवरऑल गोल ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना? नहीं आई है ये नहीं आई है। क्या काम है इसका प्रधानमंत्री की योजना का? हाँ जी, टू प्रोवाइड shifting farmer from traditional course, natural river to provide better irrigation system. Yes,
टू प्रोवाइड बेटर इरिगेशन सिस्टम इन, बेटा इस वाले योजना में बेसिकली लोगों को ये सिखाया गया था कि कंजर्वेशन कैसे करें और कैसे सही तरीके से इरिगेशन करें बिना पानी की वेस्टेज के, सही तरीके से बिना पानी की वेस्टेज के कैसे आप क्या करें, कैसे आप इरिगेशन करें। ठीक है, आगे चलें 2 मार्कर पे। तो भाई 2 मार्कर आया हुआ है एग्रीकल्चर चैप्टर से इसमें, तो लेकिन ये वैरी करेगा, आई एम श्योर ये वैरी करेगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा। राइस इज ग्रोन एज कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, लेकिन ये एक सबसिस्टेंस क्रॉप है ओडिशा में। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप बताइए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो कि राइस कल्टीवेशन में यूज होते हैं। तो बेटा जी पहली बात तो आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा में प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे भर भर के राइस की कल्टीवेशन होती है और ये एक्सपोर्ट भी होता है। लेकिन ओडिशा जैसी जगहों पे इतना ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, टेम्परेचर नहीं होता, जिसकी वजह से उतना ही उगता है जितना ये खुद को सेटिस्फाई कर सके, खुद के लोगों को। तो बेसिकली हरियाणा और पंजाब में वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम है और जो कि लार्ज स्केल कमर्शियल कल्टीवेशन को अलाउ करता है। और ओडिशा में काफी ज्यादा मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है एंड वाइल राइस इज ग्रोन इन द फार्मिंग ऑफन rain-fed and primarily for local consumption, the lack of large-scale irrigation system limits the commercialization। वहां पे इतनी अच्छी इरिगेशन सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से खेती उस लेवल पे नहीं हो पाती है, उस लेवल पे मतलब कमर्शियल लेवल पे नहीं हो पाती है। इकोनॉमिक फैक्टर्स भी है इसके अंदर भैया कि पंजाब हरियाणा से ट्रेड करना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, नेटवर्क्स बहुत अच्छे हैं एक्सपोर्ट्स करने के। लेकिन उड़ीसा साइड पे इतना ज्यादा प्रॉफिट ड्रिवन काम नहीं है क्योंकि उतने स्केल पे ग्रो नहीं हो रहा। अगर एक्सपोर्ट भी करेंगे उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जाएगी, जिसकी वजह से ऐसा नहीं किया जाता। सिर्फ 2 नंबर का है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको 5 नंबर के हिसाब से कंटेंट दे दिया है। मैंने आपको कहा था कि 3 मार्कर स्किप हो रहे हैं बेटा ज्योग्राफी से, 3 मार्कर स्किप हो रहे हैं ज्योग्राफी से क्योंकि इसके बाद सीधा 5 मार्कर और केस बेस भी है और फिर हाँ मैप है। तो इसके अंदर ये रहा 3 मार्कर तो स्किप हो रहा है। केस बेस आ रहा है 4 नंबर का एक, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो हो गए 6 2 8 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20। हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं 5 मार्कर की तरफ। 3 मार्कर तो नहीं है, कह रहे पर्सन, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। पर्सन पी इज विलिंग टू एस्टैब्लिश अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके जी, मिनरल बेस्ड। ही हैज बीन एडवाइज्ड टू सेट अप अ बॉक्साइट इंडस्ट्री इन ओडिशा एज अ सुटेबल वे टू मेक अ प्रॉफिटेबल वेंचर। आप बताइए किसी ने क्यों ये एडवाइस दी होगी कि बॉक्साइट का प्लांट आप ओडिशा में ही लगाओ। बेटा जी इसका आंसर यही है कि कोई एक पर्टिकुलर यूनिट कहीं पे क्यों सेट करता है, उसके क्या कारण है। तो बेटा जी पहली बात आपको पता होना चाहिए, ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इन 2016-17। पंचमतली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन द स्टेट। मैं जनरली आपको एडवाइस करूंगी मिनरल्स से किसी इंडस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन कम से कम चांस है आने के, ये मैं कह रही हूं। यस, इसके मल्टीपल और क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं एग्जाम में, उल्टा ये नहीं आता है, उल्टा ये नहीं आता है। एल्यूमिनियम फिर भी अगर इसमें आया हुआ हम डिस्कस तो करेंगे। एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल क्योंकि ये कंबाइन करता है बेटा, एल्यूमिनियम आपको पता है ना एक्सट्रैक्ट किया जाता है बॉक्साइट से, क्योंकि ये कंबाइन करता है, ये आयरन का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है बाकी मेटल्स का क्योंकि ये कोरोजन फ्री है, ड्यूरेबल है, स्ट्रेंथ अच्छी है इसकी, गुड कंडक्टिविटी है और ये थिन शीट्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने इसके ओर के एल्यूमिनियम के बारे में भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एब्यूंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है। आप इसकी इंपॉर्टेंस बताइए। तो जब कोल की इंपॉर्टेंस आएगी तो कोल के टाइप्स भी लिखने होंगे, कोल के टाइप्स भी लिखने होंगे। पहली बात, कोल यूज होता है पावर जनरेशन में, एनर्जी जनरेट करने में डोमेस्टिक नीड्स के लिए, और कोल कमर्शियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में जहां मेटल्स बनते हैं फर्नेसेस से। वैरायटी ऑफ कोल टाइप्स की अगर हम बात करें तो भाई कोल एक फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है,
डेप्थ में जाके बरीड होके कोल बनाया जाता है। और इसके कुछ टाइप्स की बात करें तो है पीट, लिग्नाइट, बिटामिनियस एंड एंथ्रासाइट। ये ग्रेडिंग के मामले में नीचे से ऊपर जाता है। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट ग्रेड कोल। बिटुमिनियस जो है ये उससे थोड़ा सा हाई ग्रेड है, मतलब थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा है, ये भी आयरन को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। देन लिग्नाइट एक ब्राउन कोल होता है जिसकी सबसे बड़ी फील्ड है तमिलनाडु में, नेवेली, ये मैप में भी आती है। और पीट, पीट जो है वो एक सस्ता कोल है जिसमें भुट्टे बुनते हैं ना, भुट्टे बुनते हैं, ये वो वाला कोल है जो प्रेस करने वाले अपने में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सस्ता, बहुत हल्का कोल है पीट। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपको आया हुआ है एक केस बेस्ड क्वेश्चन। 5 मार्कर मिनरल्स या मैन्युफैक्चरिंग ही लेके जाएगा, ये मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स में मैंने देखा है, तो यहीं से लेके जाएगा। अब हम यहाँ पे इसके सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं, मैं पूरा पढ़ती नहीं हूँ। आपको क्यों लगता है कि ग्लोबल वेस्ट बढ़ेगा 2050 तक? क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो रेजिड्यू तो बनता ही बनता है, बचा कुचा बनेगा ही बनेगा। कैसे ये इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन कर रही हैं भाई? आपको पता है नॉइज, एयर, कोई भी टाइप की पॉल्यूशन आप लिख सकते हो, चाहे एयर लिख दो कि स्मोक एमिट होता है, थर्मल लिख दो कि गरम गरम पानी एमिट कर देते हैं हम लोग, वाटर पॉल्यूशन लिख दो। इज इट करेक्ट टू कंसीडर पॉल्यूशन एज पॉसिबल कॉज ऑफ वर्सनिंग द करंट ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड इक्वालिटी? तो पुअर पीपल नहीं अफोर्ड कर पाते हैं इन सब चीजों को, जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा सफर करते हैं। आज हम अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, हम दिल्ली में रह रही हूं मैं और बहुत बुरा हाल है, मैं लगा लूंगी, लेकिन गरीबों का क्या, जो फुटपाथ पे सो रहे हैं वो तो बेटा दिन रात इसको सूंघ रहे हैं, रह रहे हैं, एक गैस चैम्बर में रह रहे हैं जिसमें नाजीज्म में हिटलर रखता था लोगों को, नालायक। चलिए अब हम करेंगे मैप, मैप करने वाले हैं अब हम। ओहो हाँ, कह रहे द डैम इन द सतलुज ब्यास रिवर, सतलुज ब्यास पे कौन सा डैम बनाया गया था? which is being used both for hydel power and irrigation. So I think we all know it's भाखरा नंगल डैम, जो कि आपके JNK में हम मार्क करेंगे। देखिए ज्योग्राफी में मैप मार्क करना आता है, हिस्ट्री में मैप्ड ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी मार्क्ड होता है। द डैम इन द महानदी दैट इंटीग्रेट द कंजर्वेशन, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका भाखरा नंगल हो गया, इसी का ये हीराकुंड हो गया। महानदी उड़ीसा में है तो हीराकुंड हो गया, ये आपका भाखरा नंगल हो गया, ये आपका हीराकुंड हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। अगला कह रहे हैं सी पोर्ट इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल तो आपको पता ही है भाई, स्टेट तो दे ही दिया आपको, तो हल दिया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन तमिलनाडु, मीनम बक्कम, मीनम बक्कम। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन पंजाब, अमृतसर सांसी सिरू गुरु रामदास जी। कोई भी इसमें से 2 करने होते हैं, आउट ऑफ 3 कोई भी 2 करने होते हैं। 4 नंबर का तो नहीं आता, 1 नंबर का आता है ना। हाँ, और है क्या इसके अंदर भी यार? नहीं, आधे आधे नंबर के हैं, मतलब हाँ 2 डैम आए हुए हैं इस बार। ओके 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 ओके। मैं आपको एक सजेशन दूं मैप के लिए, मैं आपको ना इतने परेशान मत होना मैप के लिए। मैप के लिए एक सेशन है जो मैंने डाला हुआ है, एक सेशन है जिसमें मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं क्वेश्चंस, बस वो देख लेना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुमको मजा आ जाएगा, मैं तुमको बता रही हूँ, मजा मजा। तो आपने क्या कर दिया, भाखरा नंगल मार्क कर दिया आपने, ये पैराद्वीप मार्क कर दिया आपने, यहाँ पे मार्क कर दिया आपका क्या कहते हैं हल्दिया मार्क कर दिया, मीनम बक्कम मार्क कर दिया, पंजाब में आपने सांसी गुरु रामदास जी एयरपोर्ट मार्क कर दिया। ठीक है जी, चलें अगले पे। अगला है आपका पॉलिटिकल साइंस, दैट इज सिविक्स। लेट्स बिगिन। तो भाई सिविक्स में ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आते हैं 4 MCQs। यस, 4 MCQs आते हैं इसमें से। तो हमने देखा कि 4 हमारे हिस्ट्री में थे, 6 हमारे थे ज्योग्राफी में, 4 हमारे सिविक्स में, तो आई थिंक 4 ही इको में होंगे, तभी 20 बनेंगे।
आगे आगे और क्या क्या आता है ऑब्जर्व करते हैं। सिविक्स के एमसीक्यूज थोड़े से लेंदी होते हैं, वहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी होती है तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है और गलती कर बैठते हैं। लेकिन हमें एमसीक्यू में गलती नहीं करनी है और इसके लिए हम एज मच एज पॉसिबल पेपर्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूं, दोबारा से रिकॉल करा दूं कि पेपर्स अभ्यास वाले ही होने चाहिए, क्योंकि वहीं से पेपर आ रहा है ना यार। चलो पहला सवाल है भैया, इसका मतलब 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। भाई पावर शेयरिंग से एक एमसीक्यू तो पक्का आ रहा है, पक्का आ रहा है स्टेटमेंट बेस्ड। चलो बेल्जियम की बात कर रहे हैं। 59% जो है बेल्जियम की पॉपुलेशन वो वेलोनिया रीजन में रहती है और फ्रेंच भाषा बोलती है। 40% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहती है और डच भाषा बोलती है। 1% जर्मन भाषा बोलती है। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% पीपल स्पीक डच। तो कितनी सच्चाई है और कितनी गलती है ये आपको इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से सही हैं। भाई देखो ये उल्टा लिखा हुआ है, सॉरी ये इरेज कर देती हूँ, ये उल्टा लिखा हुआ है। 59% डच भाषा बोलने वाले थे, 40% फ्लेमिश भाषा बोलने वाले थे। थर्ड सही है, फोर्थ सही है, बिल्कुल सही है। तो बी पार्ट, बी पार्ट ये दोनों बिल्कुल सही है, ऊपर के दोनों गलत है। 21 में भैया एक गड्डी है, गड्डी के अंदर 2 स्टीयरिंग व्हील हैं बच्चों। 2 स्टीयरिंग व्हील क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, 2 स्टीयरिंग व्हील दिखा रहे हैं जब एक सरकार, एक देश में 2 अलग अलग लेवल पे 2 अलग अलग सरकारें बनके कोलेशन बनाती हैं तो कैसे वर्क करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, the cartoon below depicts Germany's government that was formed after the 2005 election. It included the 2 major parties of the country, namely Christian Democratic Union and the Social Democratic Party. 2 parties are historically competing with each other. Which of the following options best explains the cartoon? Okay, क्या दिखा रही है, कोलेशन, 2 पार्टी, डेमोक्रेटिक या बाई पार्टी। अच्छा मैंने आंसर ही बता दिया क्या पहले ही, कोलेशन दिखा रही है। कोलेशन गवर्नमेंट पार्टी के इलेक्शंस होने के बाद जब 2 अलग अलग लेवल्स पे 2 अलग अलग गवर्नमेंट बनती है वो कहलाती है कोलेशन गवर्नमेंट। ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स। पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं कि मेजोरिटी की बात मानना या फिर कन्फ्लिक्ट्स को कम करना, स्टेबिलिटी इंश्योर करना, सोशियो पॉलिटिकल ओपोजिशन पार्टीज में लेके आना, लेके आना। तो भाई सेकंड, थर्ड, डी पार्ट, डी पार्ट। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है आप लोगों को। कहना है सपोज कीजिए एक गवर्नमेंट जो है वो नई करेंसी लेके आना चाहती है और वो ब्लैक मनी को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या स्टेट गवर्नमेंट रोक सकती है। तो भाई आप लोगों को पता है कि करेंसी रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो प्योरली 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 आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती है। तो नहीं कर सकती क्योंकि ये एक यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। असर्शन रीजन कह रहा है एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स इन डेमोक्रेसी। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज दस लीडिंग टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इवन वायलेंस। तो क्या ये बातें सही हैं बच्चों, क्या कह रही है बात, पहले ट्रू फॉल्स देख लो। कह रहे हैं अगर हम ज्यादा अटेंशन देते हैं ना ये कास्ट इनइक्वालिटीज या कास्ट को तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आती है। तो बात तो सही है, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। कह रहे हैं इट कैन डाइवर्ट द, अगर ऐसा हम करते हैं तो बल्कि इससे कन्फ्लिक्ट टेंशन ज्यादा हो जाती है। यस, अगर हम कास्ट 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 करते रहेंगे तो वायलेंस वगैरह बढ़ जाएगी। तो दोनों बातें सही हैं और दोनों इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आएगा इसके अंदर। अगला सवाल 2 नंबर का है। 2 नंबर में फीचर्स बताने हैं तो कोई भी 2 फीचर्स आप लिख सकते हो। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट लिख सकते हो, डिफरेंट पार्टीज गवर्न द सेम सिटीजन लिख सकते हो, जुडिशरी इज द फाइनल अथॉरिटी लिख सकते हो, अलग अलग कोई भी लिख सकते हो। 2 और मोर लेवल्स, डिफरेंट आइज गवर्न द सेम सिटीजन, जुरिस्डिक्शन अपनी होती है, जुरिस्डिक्शन लेवल्स के अकॉर्डिंग बताई गई होती है। कोई भी अगर चेंज लेके आना है तो वो यूनिलेटरली चेंज किया नहीं जा सकता है। रेवेन्यू बताया गया होता है ऑलरेडी। 7 में से कोई भी 2, 2 मार्क्स का है तो 2, 3 का है तो 3, 5 का है तो 5। ठीक है जी। अगला 2 मार्कर इसके और में है, वुमेन और में नहीं है, अच्छा इसमें और में नहीं है बल्कि 2 मार्क के 2 क्वेश्चन है।
ओके, विमेन इन इंडिया आर वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर रिलीजन कास्ट से विमेन की डिस्क्रिमिनेशन बेसिस बहुत सारे हैं, लिटरेसी है, वेजेस का है, डोमेस्टिक वर्क है, पॉलिटिकल है, एजुकेशनल है, सेक्स रेशियो के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कोई भी 2-3 वैलिड पॉइंट्स आप दे सकते हो कि लिटरेसी में और आदमियों से पीछे हैं, वेजेस में आदमियों से कम मिलते हैं, और आपका सेक्स रेशियो में औरतें कम है इन विद रिस्पेक्ट टू मेल्स। 3 नंबर का क्वेश्चन है आउटकम से। आउटकम से 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, टेंशन मत लेना। 5 मार्क का क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज ले जाती है बच्चों। कह रहे डेमोक्रेसी जो है वो पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ लेके आती है, यूनिटी लेके आती है लोगों के बीच में। तो भाई डेमोक्रेसी पहली बात तो अलग अलग सोशल डिविजन्स को जगह देती है। इसका एग्जाम्पल है बेल्जियम। बेल्जियम ने डच और फ्रेंच वालों को आराम से सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम को। डेमोक्रेसी हमेशा एक प्रोसीजर फॉलो करती है कंपटीशन का, जिसकी वजह से सोशल डिवीजन के पॉसिबिलिटीज कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। डेमोक्रेसी लोगों को रिस्पेक्ट करना सिखाती है डिफरेंसेस में। ऑल्सो प्लस पॉइंट आप लिख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो है वो हर एक सोशल डिफरेंस अगर हो भी जाए तो हैंडल करना जानती है। तो आप यहाँ पे बना के भी लिख सकते हो, कोई ऐसा साइंस नहीं है इसके अंदर। पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो बताओ। तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी लिख देंगे हम इसके अंदर, फंक्शंस लिख देंगे इसके अंदर के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भैया। सबसे पहला, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आती है। पार्टीज लॉज बनाती है, मेक लॉज। पार्टीज ओपोजिशन का रोल प्ले करती है। देख रहे हो आप, हेडिंग्स मैं मार्क कर रही हूँ जो। पार्टीज लोगों का पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, यानी कि लोग जो बोल रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं मानती, उसको घुमा फिरा के ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट करने की कोशिश करती है। पार्टीज हमेशा लोगों को एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी प्रोवाइड करती है, ताकि वो लोग जो जीते हैं वो पार्टी अपने लोगों को अपने बेनिफिट्स बांट पाए, दे पाए। ये पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ काम होते हैं। एनी 5 फंक्शंस यू कैन राइट। इसके और में आया है चैलेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंज से भी एक ना एक 5 मार्क का आ रहा है। कह रहे हैं क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं कि एनालाइज हाउ द इशू ऑफ लीडरशिप सक्सेशन पोजेस अ चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टी। वो तो ना डायनेस्टिक सक्सेशन वाला, ये वो वाला पूछ रहे हैं कि पापा से बेटा, बेटा से उसका बेटा, ऐसा होता है। भाई देखो, पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ना वो ओपन नहीं होते। वैसे तो कहते हैं कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ना ट्रांसपेरेंट होते नहीं है, वो सबको सब कुछ बताते नहीं है। दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन पोजीशन, वो लोग पोजीशन में ही रह जाते हैं, या उनका खानदान वाले आके वो पोजीशन को लेते चले जाते हैं। हमने देखा है डायनेस्टिक सक्सेशन का ट्रेंड, जिसके अंदर टॉप पोजीशंस हमेशा कंट्रोल करी जाती हैं एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर। गांधी परिवार कांग्रेस में कब से चल रहा है, जनरली ऐसा ही होता है। अब ऐसा नहीं होता डायनेस्टिक सक्सेशन, पहले बहुत ज्यादा होता था। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि मानते हैं लोग कि अपने घर के, अपने रिलेटिव्स ही ज्यादा लॉयल हैं, अपने अपने लोग ज्यादा लॉयल है, तो उनको ही मौके देते चले जाते हैं। इसमें से भी एक केस बेस आया। केस बेस 3 ही आते हैं, मतलब कि इकोनॉमिक्स से केस बेस नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया है कि पॉलिटिकल पार्टी से एक 5 मार्कर, एक 3 मार्कर और 2 2 मार्कर्स आए हैं। हाँ, इसमें से 2 मार्कर जो हैं वो 2 आए हैं। 3 मार्कर जो है वो एक ही आया है। 5 मार्कर जो है वो भी एक ही आया है। केस बेस जो है वो भी एक ही आया है। तो 4 4 8 4 12, 12 और 8 20 नंबर हो गए। 4 एमसीक्यू, 2 नंबर के 2 सवाल। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। 3 नंबर का 1 सवाल, 5 नंबर का 1 सवाल। पावर शेयरिंग से सब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, एमसीक्यू ही आ रहे हैं उसमें से। पावर शेयरिंग से सब्जेक्टिव नहीं आ रहा है। हाँ, तो केस बेस्ड आया है पावर शेयरिंग से, केस बेस्ड आया है पावर शेयरिंग से। कह रहे हैं 2 डिमांड्स बता दो तमिल्स की, हमें तमिल इलान दे दो और हमें भी ऑफिशियल भाषा बना दो। तमिल स्टेट दे दो, एक रीजन में आजादी दे दो, एजुकेशन और जॉब दे दो, कोई भी एक लिखना है। कह रहे हैं स्टेट द रिजल्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। भाई मेजोरिटेरियनिज्म से क्या हो गया, डिस्ट्रस्ट आ गया और सिविल वॉर हो गई, सिविल वॉर हो गई। और एक्सप्लेन द 2 प्रोविजंस ऑफ बेल्जियन मॉडल। अच्छा जी, अकोमोडेशन बतानी है। अकोमोडेशन, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ले लिए, मोर पावर टू स्टेट गवर्नमेंट दे दी इन्होंने,
और सेपरेट गवर्नमेंट बना दी और कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, कोई भी दो, सेपरेट गवर्नमेंट बना दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर्स दे दी हैं, कोई भी दो, एनी टू। ओए इको बीच पे नहीं डाली। चलो जी, यहां से इकोनॉमिक शुरू हो गई है, यहां से इकोनॉमिक शुरू हो गई है। अब इसको यहाँ पे हम डिकोड करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे डिकोड करेंगे। वाह यार, हमारी सिविक्स बहुत जल्दी हो गई, नहीं सिविक्स बहुत जल्दी हो गई। सबसे ज़्यादा टाइम पहले में लगा है क्योंकि इंट्रोडक्शन वगैरह भी होता है, तो सबसे ज़्यादा टाइम हमारा उसी में लगा है। चलो फिर निपटाते हैं इसको भी, इको को भी निपटाते हैं, लास्ट ही है, खत्म करते हैं फटाफट से। चलिए, सबसे पहला, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट जब लोग काम ढूंढ, मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअल रिक्वायर्ड, फ्यूअर वर्कर्स एम्प्लॉयड, मोर देन एक्चुअल आउटपुट। अच्छा भाई, आपको मैं बता दूं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट है अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती है तब भी लोग अंडर एम्प्लॉयड होते हैं, जब लोग अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करते हैं, यानी कि रिक्वायरमेंट से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, तो अपनी कैपेबिलिटी से कम काम करेंगे, वो कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ए पार्ट। ओए पगलू, ये क्या कर दिया? आगे पीछे कर देती हूँ इसको मैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां कर देते, कोई बात नहीं। ओके, कह रहे हैं what can be inferred about the limitations of using per capita income? per capita income की disadvantage को टिक करना है। it shows how equally or unequally income is distributed. the only measure needed to understand a country's development is per capita income. सिर्फ यही है, बेसिक आइडिया हाइड करती है इनकम इनइक्वालिटी का, और ये सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ दर्शाती है, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ दर्शाती है। भाई बताओ भाई, मेरे को तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सिंपल सा आंसर है इसका, कि ये जेन्युइनली इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो छुपाती है। इट हाइड डिस्पैरिटीज, इट हाइड डिस्पैरिटीज। Which of the following example best demonstrates how the tertiary sector supports both primary and tertiary? 2 मिनट रीड लगाओ, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं। देखो, जैसे इसमें कह रहे हैं वेजिटेबल चाहिए, डायरेक्टली कंज्यूमर को जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो है ही नहीं। फैक्ट्री शूज बना रही है, रॉ मटेरियल यूज कर रही है, प्राइमरी है, और ये ट्रांसपोर्टेशन भी यूज कर रही है। बेकरी ब्रेड बना रही है, डिलीवरी सर्विस यूज करती है, विदाउट एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, तो एग्रीकल्चर नहीं है। कंपनी फर्नीचर बना रही है वुड से, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं चाहिए, तो सर्विस नहीं है। तो बी वाला हो गया यार, बी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों है। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए, which one of the following issue currency notes in India? Papa of all the banks, RBI. Person Z tries to explain how the requirement of double coincidence of wants in barter system. barter system की बुराई कर रहा है वो, तो आप बताओ कि कौन सी एक्सप्लेनेशन उसने यूज की होगी। ये ट्रेड को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, क्योंकि भैया हमें एक ऐसा चीज चाहिए जिसके अंदर ट्रेडिंग पार्टनर्स की पोटेंशियल पे लिमिटेशन आ जाती है। बार्टर सिस्टम एफिशिएंटली ट्रेड करता है, एक्सचेंजेस बढ़ा देता है, वैल्यू ऑफ गुड इंश्योर करता है, वैल्यू ऑफ गुड इंश्योर करता है। भाई सिंपल सी बात है यार, ये कॉम्प्लिकेटेड करता है ट्रेड को, क्योंकि हमें इसमें एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ता है जिसके पास वो सामान हो जो हमें चाहिए और हमारा सामान वो ले ले। ये होता है बार्टर सिस्टम, ये होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। चलिए जी, मैचिंग करेंगे, करेक्ट ऑप्शन मैच करेंगे। ग्लोबलाइजेशन से मैचिंग आई है, 34 क्वेश्चन करें। चलिए, कह रहे हैं इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, expansion of global technology, cultural exchange, cultural practices, technological exchange awareness, loss of traditional jobs, growth of multinational companies, large companies becoming dominant. Yes, तो फर्स्ट का फर्स्ट डी पार्ट। अच्छा, पहले से ही हो गया था, पहले से ही हो गया था भाई। उसके एक्सप्लेनेशन है, बस मैच करना है, दैट्स इट। कितने आए इसके अंदर एमसीक्यू? 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यू आए हैं भाई इसके अंदर, मैंने कहा ही था। 2 में 6 हैं और 2 में 4 4 है। 6 एमसीक्यूज, 6 into 1 6।
2 मार्कर नहीं है इसमें, 2 3 मार्कर है, 2 3 मार्कर है, 35, 3 3 मार्कर है। अच्छा जी, 3 मार्कर 3 हो गए, 3 हो गए, तो 9 नंबर का तो यही हो गया। 5 मार्कर 1 हो गया। अच्छा सही है भाई, 9 से 15 5। अच्छा जी, 3 नंबर के 3 3 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। चलो देख लेते हैं कौन कौन से आ रहे हैं। सिंपल सिंपल डिम्पल डिम्पल। चलो जी, कह रहे हैं पब्लिक सर्विसेज की यूटिलिटी बताइए, पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस बतानी है। भाई बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अमीर गरीब में भेदभाव किए बिना सबको सब कुछ प्रोवाइड करता है। जैसे कि देखिए, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब बेसिक चीजें हैं जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए होती हैं, ये पब्लिक सिस्टम अलाउ करता है। हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट करता है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हुए हैं, साथ में सैनिटेशन प्रोवाइड करता है, साफ सफाई प्रोवाइड करता है, जिससे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी कर रहा है। कह रहे हैं भैया लोन्स को, अगर हम फॉर्मल सेक्टर के लोन्स को बढ़ाएंगे तो ये एक्चुअल में लोगों के लिए इजी हो जाएगा और नेशन की डेवलप करेगा। तो एक्चुअली इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट बता रहे हैं। देखो यार, अगर हम इनफॉर्मल से लोन लेते हैं ना, तो हमें उस पर इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ता है। इसका केस हमने स्वप्ना का पढ़ा हुआ है। कुछ केसेस में हाई इंटरेस्ट, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन दोबारा समझा दूं। एक्सपैंडिंग एक्सेस टू लोन्स इन द फॉर्मल सेक्टर इज इंपॉर्टेंट, yet it is equally critical that these loans are accessible to all the people। फॉर्मल सोर्सेज को बढ़ाना तो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये हर जगह मौजूद हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे हैं हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, और उनको रीपे करने के लिए बोरोवर्स डेट ट्रैप में फंसते हैं। In certain cases, high interest rate of borrowing can mean that the amount to be repaid is greater than the income of the borrower। चुकाने में, इंटरेस्ट चुकाने में उन बेचारों की जिंदगी चली जाती है। दिस कुड लेड टू इंक्रीज इन डेट। ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, बोरोइंग से उनको हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पड़ जाएगी। देखो यार, इसमें ना आपको फॉर्मल सोर्सेज को बढ़ाने का पूछ रहे हैं, आप इनफॉर्मल सोर्सेज की बुराइयां भी लिख रहे हो कि इन सभी कारणों की वजह से हमें फॉर्मल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ता है। फॉर दीज रीजन बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ग्रो करना चाहिए। अगर वो ग्रो करेंगे तो लोग अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खोल पाएंगे। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट वैसे भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये सवाल इस स्टेटमेंट से भी आ सकता है। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट। लास्ट ईयर का PYQ है ये। हाईलाइट द सिग्निफिकेंट 3 फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जी, IT, कम्युनिकेशन, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, और MNCs वाला पॉइंट भी डाल सकते हो आप कि MNCs बड़ी, जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन ग्रो किया है, ग्लोबलाइजेशन बेहतर हुआ है। 5 मार्कर क्वेश्चन है। रिसर्च स्टूडेंट स्पोक विद 2 people MNN टू लर्न अबाउट देयर वर्क रिलेटेड डिफरेंसेस। अच्छा जी, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस लिखना है। देखो ना, ये एक ऑर्गेनाइज में काम कर रहा है, वो अनऑर्गेनाइज में। बहुत आसान और बहुत प्यारा सवाल है। ऑर्गेनाइज में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होती। ऑर्गेनाइज में फिक्स्ड इनकम होती है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होती। जॉब सिक्योरिटी होती है, अनऑर्गेनाइज में नहीं होती। ऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड होता है, वो नहीं होता। सेफ वर्किंग कंडीशंस होते हैं, इसमें नहीं होते। दैट्स इट। लास्ट सवाल 5 मार्कर। प्राइवेटाइजेशन कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट। देखो, प्राइवेटाइजेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है चैप्टर में, 5 नंबर में प्राइवेटाइजेशन दी है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जब आप गवर्नमेंट सेक्टर से कंट्रोल होल्ड लेके प्राइवेट सेक्टर को दे देते हो, वो कहलाता है आपका प्राइवेटाइजेशन। एफिशिएंसी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेहतर होती है। आप जानते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, डिफरेंस पता चल जाएगा। रिड्यूस गवर्नमेंट बर्डन, बर्डन कम हो गया। और कोई भी पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है प्राइवेटाइजेशन के? पब्लिक वेलफेयर नहीं करते ये लोग, सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं। इंप्लॉयमेंट सिक्योरिटी गई, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी गवर्नमेंट सेक्टर देती है, पता ना, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो ऐसी ऐसे कहते हैं। प्राइवेट में कोई सिक्योरिटी नहीं है। रिच और पुअर में काफी गैप आ चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट
में एक्सपैंड करने का एक लिमिट से स्कोप होता था। प्राइवेट में भैया पैसा लगाओ, लोगों को एक्सप्लॉइट करो और खूब पैसा कमाओ। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी कम हो गई है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप 3 पॉइंटर्स आपने बता दिए, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे इस पेपर से बहुत कुछ ऑब्जर्व किया है कि 6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इको से एमसीक्यू, 6 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ज्योग्राफी से थे ना, ज्योग्राफी से थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इको से तो 4 थे, हाँ ज्योग्राफी से थे, ज्योग्राफी से भी हाँ ज्योग्राफी से थे 6। ज्योग्राफी और इको से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिविक्स और हिस्ट्री से 4 एमसीक्यू आ रहे हैं। 2 नंबर का मैप आपका हिस्ट्री से है, 3 नंबर का मैप आपका ज्योग्राफी से है। केस बेस्ड इको में नहीं आ रहा है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी में आ रहा है। मैचिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आधा पिक्चर बेस्ड भी आ रहा है, 1 से 2 आ रहे हैं बल्कि, और असर्शन रीजन आ रहा है और मीनिंग बताना आ रहा है। तो ये कुछ कंक्लूजन से इस चैप्टर इस पूरे सेशन के। बेटा प्लीज इसको अच्छे से थॉरली आप अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं लिंक में, पिंड लिंक में आपको इसका लिंक डाल दूंगी सीबीएसई सैंपल पेपर का, जहां से आप स्पेशल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि अगर आपको मल्टीपल ऐसे सैम्पल पेपर्स की वीडियोस चाहिए तो हम आपको सैम्पल पेपर्स एक एक करके सॉल्व करवा के स्कूलों के यहाँ पे ज़रूर करवाएंगे। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। प्री बोर्ड्स में आपके अगर हो चुके हैं, कितने मार्क्स आए वो भी कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और पढ़ते रहना।